वो डंडा मारेंगे, हम तिरंगा लहराएंगे। वो गोली मारेंगे, हम संविधान बुलंद करेंगे। वो जेल में डालेंगे, हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते हुए जेल जाएंगे। ये हिंदुस्तान और संगिस्तान के बीच की लड़ाई है। आजादी के 72 साल बाद भी हमसे हमारे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। 2 हफ्ते पहले संसद में खड़े होके अमित शाह साहब, मोटा भाई तड़ी पार खुलेआम बोल रहे थे कि देश के अंदर एनआरसी होगा। आपके रामलीला मैदान के उस भाषण का विश्वास करें, अमित शाह साहब का संसद के अंदर जो दिया गया बयान उसका विश्वास करें, आपकी चुनावी घोषणा पत्र का विश्वास करें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो एड्रेस है पार्लियामेंट को उसका विश्वास करें। किस चीज का विश्वास करें? पाकिस्तान से हम हर चीज में पहले से आगे थे। बस पाकिस्तान के पास शोएब अख्तर था, सबसे तेज फेंकता था। हमने बोला नहीं, हमारे पास नरेंद्र मोदी है। अरे साहेब, कितना झूठ बोलोगे, कितना फेंकोगे? आपकी फेंकने की अदा पे तो हम फिदा है। 303 सांसदों का इनको इतना घमंड है, ये संविधान को तोड़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब, 303 नहीं, अगर 544 एमपी और सांसद भी आपके होते, जब भी संविधान आपसे ऊपर है। और जो 303 सांसदों का आपका घमंड था, जो चर्बी चढ़ी हुई थी, हिंदुस्तान की आवाम ने उस चर्बी को उतार दिया है। अजय सिंह बिष्ट, उनको लोग योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं, तो उनको उनके असली नाम से पुकारे, क्योंकि वो योगी नहीं है, वो ढोंगी इंसान है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अमित शाह साहब ने एएनआई को इंटरव्यू दिया, और कुछ ही लोगों को वो इंटरव्यू देते हैं, सबको इंटरव्यू नहीं देते हैं। मुझे सुनने में आया कि यहां भी कुछ वैसे लोग मौजूद हैं उधर जो कैमरे लगे हुए हैं। और मजे की बात यह है कि आज अपने माइक में जो चैनल का नाम है वो नाम हटाकर आए हैं। चैनल का नाम हटाकर आए हैं, कहीं जलील ना हो जाए। यहां ये वो लोग हैं जिनको 2000 रुपए के नोट में चिप मिल गया था, और अब इनकी कोशिश रहेगी कि हमारे अंदर के देशभक्ति के चिप को टटोलने की। लेकिन देशभक्ति के जो चिप है हमारे अंदर, वो बहुत मजबूत है, आप बेफिक्र रहिए। मैं सलाम पेश करता हूं आपके जज्बे को, मैं सलाम पेश करता हूं इस देश के जज्बे को, मैं सलाम पेश करता हूं जामिया की उन लड़कियों को, मैं सलाम पेश करता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उन नौजवानों को कि आज हम देश से और देश के संविधान से कितना प्यार करते हैं, हमने आज देश को दिखा दिया है। 303 लोकसभा में बीजेपी के सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में उनके 303 हैं, और इन 303 सांसदों का इनको इतना घमंड है कि इनको लगता है कि 303 के बल पे ये संविधान को तोड़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब, हम आपको बताना चाहेंगे, 303 नहीं, अगर 544 एमपी और सांसद भी आपके होते, जब भी संविधान आपसे ऊपर है, इस देश का संविधान, कोई सरकार इसको उठा नहीं सकती। और जो 303 सांसदों का आपका घमंड था, जो चर्बी चढ़ी हुई थी, हिंदुस्तान की आवाम ने उस चर्बी को उतार दिया है। मैं आप लोगों को, बंबई के लोगों को सलाम पेश करता हूं। ये बोला जाता है कि बंबई के लोग राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते, ये बोला जाता है कि बंबई के लोग काम में बिजी रहते हैं। बंबई ने दिखा दिया कि काम भी करेंगे और संविधान की रक्षा भी करेंगे। इन दो चीजों में हमारा कोई अंतर विरोध नहीं है। 19 दिसंबर को हम दिल्ली के लाल किले पहुंचे, पहुंचते ही वहां धारा 144 लगा दी गई थी, इंटरनेट बंद कर दिया गया था। हजारों लोगों को और मुझको लोग उठाकर ले गए। उनको लगा कि लाल किले से हमको गिरफ्तार करके जो विरोध की आवाजें हैं देश भर में, उनको डरा देंगे, उनको झुका देंगे। पुलिस स्टेशन के अंदर मैंने बंबई की तस्वीरें देखी, आपके अगस्त क्रांति मैदान की, 2 लाख लोग वहां मौजूद थे। मैंने कलकत्ता की तस्वीरें देखी, मैंने इलाहाबाद की तस्वीरें देखी। तमाम जगह उन्होंने हमको गिरफ्तार करके हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करी, उन्होंने हमारी आवाज को और बुलंद कर दिया। लेकिन उस रात किसी आसमान पे, वो दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन था, अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल का शहादत दिवस था। तो उस रात किसी आसमान में
अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल के भूत मिले और अशफाक ने बिस्मिल से पूछा कि आज हुआ क्या था। हर साल तो कुछ लोग आते थे, मुट्ठी भर लोग हमारे पुतलों को ढूंढा करते थे इधर उधर, और मिल गए तो 10-15 लोग आके माला पहना के चले जाते थे। ये लाखों लोग इस साल कहां से आ गए? तो बिस्मिल ने अशफाक को बोला, दोस्त मोदी है तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी साहब का इस बात का तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हम सबको शायद 70 साल में हम लोगों ने एक आने की अहमियत को नहीं समझा। आज उनके संविधान पर जो हमला है, हर भारतीय, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी धर्म से आता हो, चाहे हिंदू हो, हम तमाम लोग हिंदुस्तानी बनकर इनका विरोध करेंगे। जो कुछ वीडियो सामने आए हैं, पुलिस ने क्या बर्बरता करी है वहां। उत्तर प्रदेश में एक साहब है, वो राज कर रहे हैं, अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट, उनको लोग योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि उनको उनके असली नाम से पुकारें, क्योंकि वो योगी नहीं है, वो ढोंगी इंसान है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो वो भाषण दिया करते थे कि अगर वो एक हिंदू मारेंगे तो हम 10 मुसलमान मारेंगे। वो बोलते थे कि धर्म के आधार पे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आज उस इंसान को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, एक संवैधानिक पोजीशन में होने के बाद भी, आज वो वही काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 30,000 से ज्यादा लोगों पे मुकदमा लगाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1000 से ऊपर लोग गिरफ्तार हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 20 से अधिक लोग को मार दिया गया है। अभी मेरे कुछ दोस्त उत्तर प्रदेश होकर आए, वहां जिन लोगों को मारा है, ये बोला कि वहां दंगा भड़क रहा था, और दंगा ना भड़के इसलिए रोकने के लिए हमने इस बात को रोका और हमें पुलिस गोली चलानी पड़ी। एक इंसान को भी पैर के नीचे गोली नहीं लगी है। हर इंसान को या तो सीने पे गोली लगी है या मुंह पे गोली लगी है। तो आदेश साफ थे इनके कि मारो। योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट साहब का जो बयान था कि बदला लिया जाएगा, प्रॉपर्टी सील करी जाएगी, यह किसी मुख्यमंत्री का बयान नहीं है। ये किसी ऐसे इंसान का बयान नहीं जो संविधान को मानता हो। एक गुंडे की तरह काम किया जा रहा है, एक दंगाई की तरह काम किया जा रहा है। आज जरूरी है कि उन तमाम परिवारों के साथ हम खड़े हो जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। ये सबसे गरीब परिवार है। ये वो परिवार है जो दिहाड़ी के मजदूर थे। ये वो परिवार है जो शायद अब एक इंसान की मौत के बाद जो उनका सोल ब्रेड विनर था, शायद वो परिवार खड़ा ना रह पाए। हम तमाम लोगों की, जिंदा हिंदुस्तानियों की, जो सही में जिंदा है, जो अब भी नहीं बोलेंगे वो जीते जी मर गए, जो जिंदा हिंदुस्तानी है, हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि उन परिवार वालों के साथ खड़े रहे और ये देखें कि उन परिवार वालों को कोई समस्या ना आए आगे जाके। साहेब की एक और कोशिश है कि झूठ के आधार पर हमको बहका देंगे। तो अभी साहेब ने एक भाषण दिया रामलीला मैदान से दिल्ली के अंदर। बोला झूठ है, झूठ है, झूठ है, एनआरसी नहीं, कभी हमने डिस्कस ही नहीं किया, देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। अरे साहेब, कितना झूठ बोलोगे, कितना फेंकोगे? और आपकी फेंकने की अदा पे तो हम फिदा हैं। आपकी फेंकने की अदा में हम फिदा हैं, क्योंकि आपके फेंकने ने भारत को एक नया गौरव दिया है। पाकिस्तान से हम हर चीज में पहले से आगे थे। बस पाकिस्तान के पास शोएब अख्तर था, सबसे तेज फेंकता था। हमने बोला नहीं, हमारे पास नरेंद्र मोदी है। 2 हफ्ते पहले संसद में खड़े होके अमित शाह साहब, मोटा भाई, तड़ी पार, खुलेआम बोल रहे थे कि देश के अंदर एनआरसी होगा, एनआरसी हम करवा के रहेंगे। हर जगह घूम घूम के बोला है कि एनआरसी होगा। चुनावी घोषणा पत्र में बोला है कि एनआरसी होगा। घूम घूम के बोला है, तो अब किसका विश्वास करें? आपके रामलीला मैदान के उस भाषण का विश्वास करें,
अमित शाह साहब का संसद के अंदर जो दिया गया बयान उसका विश्वास करें, आपकी चुनावी घोषणा पत्र का विश्वास करें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो एड्रेस है पार्लियामेंट को उसका विश्वास करें, किस चीज का विश्वास करें? ये सरकार के एक दोस्त हैं, इस पार्टी के एक दोस्त हैं बिहार में जिनके साथ सरकार चलाते हैं, नीतीश कुमार। उनको बोला जाता है कि पलटू राम है। आज दो पलटू राम दिल्ली में ही बैठे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अगर आज वो झूठ बोलने में मजबूर हुए हैं तो वो आप तमाम लोगों की, आम हिंदुस्तानियों की एकता की वजह से है कि आज उनको ये झूठ बोलना पड़ रहा है। लेकिन इस झूठ के झांसे में नहीं आना है, इस झूठ के झांसे में नहीं आना है। अगले दिन एनआरसी नहीं होगा, एनआरसी पे कोई चर्चा नहीं हुई, ये बात रामलीला मैदान से नरेंद्र मोदी ने बोली, और उसके अगले दिन देश में एनपीआर ले आए। अभी एनपीआर किस चिड़िया का नाम है? एनपीआर और एनआरसी में उतना ही फर्क है। इस सरकार को नाम बदलने में बहुत अच्छा लगता है, तो इलाहाबाद को बदल के प्रयागराज कर दिया, अब एनआरसी को बदल के एनपीआर कर दिया। तो अमित शाह साहब ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया और बोला एनआरसी का, एनपीआर का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में 9 बारी संसद के अंदर, होम मिनिस्टर एक बात बोल रहे हैं, 9 बारी संसद के अंदर बोला है। होम मिनिस्टर एक बात बोल रहे हैं और होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट दूसरी बात बोल रही है। बोल रहे हैं कि एनपीआर एनआरसी के लिए पहला कदम है। ये बोल रहे हैं कि आप एनपीआर पे क्यों विरोध कर रहे हैं? एनपीआर पे विरोध करके आपको क्या मिलेगा? एनपीआर तो सबसे पहले यूपीए लेकर आई थी, तो भ्रष्ट भी यूपीए थी, तो तुम भी भ्रष्ट हो जाओ उसकी वजह से। लेकिन जो 2010 में यूपीए के अंडर एनपीआर हुआ था और 2020 में जो एनपीआर कराने की इनकी मंशा है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। ये बोला जाएगा कि सेंसस कराया जा रहा है, आपसे जो इंफॉर्मेशन ली जा रही है आप तक विकास की नीतियां पहुंचे अच्छे से, इसलिए ये पूरा सेंसस या एनपीआर कराया जा रहा है। एक बात समझ लीजिए, सेंसस के लिए कानून अलग है और एनपीआर नागरिकता कानून के अंडर की जा रही है, जो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बदल दिया था। एनपीआर के अंदर 2010 में आपके माता पिता की डेट ऑफ बर्थ, आपके माता पिता का प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पूछा जाता था। अब वो पूछा जाएगा कि उस आधार पर बनाया जाएगा कि डाउटफुल सिटीजन कौन है, और डाउटफुल सिटीजन को पहला फिल्टर लगाया जाएगा और उससे एनआरसी लिस्ट, और एनआरसी लिस्ट से आपको बाहर किया जाएगा और सीएए करके आपको धर्म के आधार पर या तो नागरिकता दे दी जाएगी या आपसे छीन ली जाएगी। ना हम एनआरसी को मानते, ना हम सीएए को मानते और ना हम एनपीआर को मानते। तो मोटा भाई बोलते हैं कि आप हमारा विश्वास क्यों नहीं करते? हम तो स्पष्टीकरण दे रहे हैं, हम तो खुलेआम स्पष्टीकरण दे रहे हैं, तो आप हमारा विश्वास क्यों नहीं करते? याद रखिए, अगस्त में इस इंसान ने संसद के अंदर बोला था कि फारूक अब्दुल्ला को हमने अरेस्ट नहीं किया है। अरेस्ट नहीं किया है कि कनपट्टी, ये होम मिनिस्टर की भाषा है, कनपट्टी पे बंदूक रख के फारूक अब्दुल्ला को लेकर आऊं। आज वो साफ है कि वो झूठ बोल रहे थे। इनके झूठों का भरोसा और इनके झूठों के झांसे में हम नहीं आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा दुख अगर एक बात का है, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मुजफ्फरनगर से। एक घर में रात के वक्त मिडनाइट में पुलिस घुसती है। एक 72 साल का इंसान वहां रहता था, एक मुसलमान, ये बोलना जरूरी है। पुलिस घुसती है और उस 72 साल के इंसान को, दैट 72-year-old मैन, राइफल बट से पीटना शुरू कर देती है। वो तड़पता है, वो भीख मांगता है कि मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। ये रातों में हो रहा है। जो आज इंटरनेट बंद किया जाता है, हिंदुस्तान एक ऐसा लोकतंत्र है, दुनिया के तमाम लोकतंत्र में अगर सबसे आगे कोई है इंटरनेट बैन में तो हिंदुस्तान है। और हमारे हुक्मरान डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। रात में जब इंटरनेट बंद था, उसके घर में घुस के उसको मारा जाता है और बोला जाता है कि तुम्हारी 2 जगह है, या तो पाकिस्तान है या कब्रिस्तान है। इस बात का जो आफरीन भी पहले बोल रही थी, इस बात का हमको सबसे ज्यादा दुख होता है
कि आजादी के 72 साल बाद भी हमसे हमारे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। आज भी ये बोला जाता है कि तुम्हें पाकिस्तान तो मिल गया, अब और क्या चाहिए? देश का एक बार बंटवारा तो कर चुके हो, और क्या चाहिए? हम उनको बताना चाहते हैं, वी आर नॉट इंडियंस बाय चांस, वी आर इंडियंस बाय चॉइस। इस देश में हमारा होना हमारी वतन परस्ती का सबूत है। हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, नहीं है। हमारा नेता महात्मा गांधी है। हमारा नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद है। हमारे नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। नरेंद्र मोदी ने बोला, इनके हाथ में तिरंगा देख के बहुत खुशी हुई। नरेंद्र मोदी साहब 1947 से हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। आपको आरएसएस के मुख्यालय पे 50 साल लगे थे तिरंगे लटकाने के लिए। आपसे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। आज जो इनकी कोशिश है, आज जो आप लोगों की एकता है, इस सरकार को बौखला दिया है। उनकी कोशिश रहेगी कि आपका जो जेन्युइन सवाल है उसको डीलेजिटिमाइज करने के लिए आपके बीच में हिंसा भड़काई जाए। तहे दिल से मेरी आप लोगों से एक अपील है, अहिंसा, सत्याग्रह, ये दो हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। महात्मा गांधी ने हमको ये हथियार दिए थे, और इन न अहिंसा को छोड़ेंगे न सत्याग्रह को छोड़ेंगे। हिंसा का सहयोग वो लोग लेंगे, उनकी कोशिश है। अभी कुछ दिनों पहले बंगाल से खबर आई कि 4 बीजेपी के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, पथराव कर रहे थे ट्रेन के ऊपर, सीएए के खिलाफ नारे लगा रहे थे और टोपी लगाए हुए थे। अगर ये काम यूपी में हुआ होता तो उसका वीडियो बनता और नरेंद्र मोदी बोलते कपड़ों से पहचान लो। तो हिंसा इन्हीं के लोग भड़का रहे हैं। आपके बीच में आएंगे, आपके बीच में आके हिंसा भड़काने की कोशिश करेंगे। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है, ऐसे लोगों को आइसोलेट कीजिए। हम बिना हिंसा के, हम अहिंसा के साथ इस आंदोलन को लड़ेंगे, अहिंसा के साथ इस आंदोलन को जीतेंगे। और आपको जो करना है वो करिए। वो डंडा मारेंगे, हम तिरंगा लहराएंगे। वो गोली मारेंगे, हम संविधान के साथ अपना हाथ बुलंद करेंगे। वो जेल में डालेंगे, हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते हुए जेल जाएंगे। ये हिंदुस्तान और संगिस्तान के बीच की लड़ाई है, और हिंदुस्तान 47 में जीता था और आज भी जीतेगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।